welcome to my YouTube channel. In class 11 accountancy, I am going to start the second chapter theory base of accounting. इसको मैंने कई पार्ट में बांटा है, बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए। सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, वो भी बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, 13 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, तो मैंने उसको दो पार्ट में बांटा है डिस्कशन के लिए। तो आज हम लोग कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसको बोलते हैं, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जिस तरह साइंस का प्रिंसिपल होता है उस तरह अकाउंट्स का भी कुछ प्रिंसिपल होता है जिसको सारे अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ता है। उस प्रिंसिपल को हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। क्यों प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, एक जैसा प्रिंसिपल क्यों फॉलो करना पड़ता है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ताकि प्रिंसिपल में यूनिफॉर्मिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हर आदमी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक जैसा रहे, इसके लिए एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल हैव बीन डेवलप्ड विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग प्रोफेशन। These rules are called by different names such as principle, कुछ लोग इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, कुछ लोग इसको कंसेप्ट बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं, पोस्चर्स बोलते हैं, एजम्पशंस बोलते हैं, एंड मॉडिफाइड प्रिंसिपल भी बोलते हैं। द टर्म प्रिंसिपल हैज बीन डिफाइंड एज AICPA। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे हुआ है जनरल लॉ और रूल्स adopted or professed as a guide to action or settled ground और अ बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। AICPA ने प्रिंसिपल को डिफाइन किया है कि जनरल लॉ या रूल जिसको अडॉप्ट किया गया है, उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया गया है, जो हमें गाइड करता है कि कैसे काम करना है एक सेटल ग्राउंड पे, और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, और जो एक कंडक्ट और प्रैक्टिस का एक बेसिस बनता है। द वर्ड जनरली मीन्स इन जनरल मैनर, दैट इज प्रिटेनिंग टू मेनी पर्सन और केस और ओकेजन। जनरली का यूज किया जाता है जनरल मैनर के लिए, मतलब जो सभी के लिए यूजफुल हो, बहुत सारे लोगों के लिए जो यूजफुल हो। नेक्स्ट, इस तरह हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिफाइन करेंगे। गैप बोलते हैं इसको, हम लोग डिफाइन करेंगे। गैप रेफर टू द रूल्स और गाइडलाइंस। गैप किसको बोलते हैं? जो रूल्स और गाइडलाइंस होता है अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए जो भी रूल्स को या गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप बोलते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, प्रेजेंट करने में, प्रिपेयर करने में एक जैसा यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल इज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे मान लेते हैं एक रूल है कि सारा चीज़ों का रिकॉर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट में करना है, तो विच इज़ वेरीफिएबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, जिसको हम डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकेंगे, सच एज कैश रिसीव फॉर द मनी पेड, मनी पेड जितना किए उसके लिए कैश रिसिप्ट से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस ब्रिंग इन ऑब्जेक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मेक्स द अकाउंटिंग स्टेटमेंट मोर एक्सेप्टेबल टू वेरियस यूजर। अगर हम लोग एक जैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो सभी यूजर्स के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। जैसे कुछ लोग कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग प्राइस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट फॉलो करेंगे तो फिर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं ताकि सभी यूजर्स को उससे फायदा हो। द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत दिनों बाद, ये बहुत दिनों से इसको इवॉल्व किया गया है। एक बार में ऐसा नहीं है कि चलो प्रिंसिपल बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो भी अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बना हुआ है वो बहुत लॉन्गर पीरियड के एक्यूमुलेशन से बना हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से बना हुआ है, यूसेज और कस्टम से बना है, स्टेटमेंट बाय इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल बॉडीज, कुछ लोगों के स्टेटमेंट के कारण, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज के स्टेटमेंट के कारण और गवर्नमेंट के रेगुलेशन के कारण ये सारे प्रिंसिपल बने हुए हैं। एंड हैव जनरल एक्सेप्टेबिलिटी अमॉन्ग मोस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, और अधिकतर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स इसको एक्सेप्ट करते हैं।
However, the principle of accounting are not static in nature. साइंस का प्रिंसिपल स्टैटिक होता है। न्यूटन ने एक बार बोल दिया कि जो भी चीज़ हम धरती पे है उसमें वो धरती उसको खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती है। या उसने बोल दिया कि हर एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन होता है। तो ये प्रिंसिपल स्टैटिक है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय चेंज इन द लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। और फ्यूचर में लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के कारण ये चेंज भी हो सकता है। एज वेल एज नीड्स ऑफ द यूजर्स, ये यूजर के नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। दिस प्रिंसिपल आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। इसी प्रिंसिपल को हम कंसेप्ट भी बोलते हैं और कन्वेंशन भी बोलते हैं। द टर्म कंसेप्ट रेफर टू द नेसेसरी एजम्पशंस एंड आइडिया विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस। कंसेप्ट का मतलब हुआ जो भी हम एजम्पशन करते हैं या आइडिया लगाते हैं जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए फंडामेंटल है, उसको हम कंसेप्ट बोलते हैं। एंड द टर्म कन्वेंशन कैनॉट्स कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो कस्टम और ट्रेडिशन को हम कन्वेंशन बोलते हैं, जो हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने में गाइड करता है। इन प्रैक्टिस some rules or guidelines have been described by one author as a concept, by another as a postulates and still by another as convention। एक ही रूल्स को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से बुलाया है, किसी ने उसको कंसेप्ट बोला है, किसी ने कन्वेंशन बोला है। तो इस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए दिज आर ऑल टुगेदर रेफर्ड एज अ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट इन प्रेजेंट। तो अब इसी को सारे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स अलग अलग हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मैटेरियलिटी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ड्यूल एक्सपेक्ट रियलाइजेशन, कॉस्ट कंसेप्ट्स, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट्स, एक्रूअल कंसेप्ट्स, पेरियोडिसिटी कंसेप्ट्स, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इतने सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ना है। तो ये सारे कंसेप्ट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज के वीडियो में हम लोग आधा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स। इस कंसेप्ट में ये बोला गया है कि बिजनेस एंटिटी एज्यूम दैट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। इस कंसेप्ट में क्या बोला गया है कि बिजनेस जो है अलग है, ऑनर अलग है, दोनों क्या है, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग है। मतलब बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। इस कंसेप्ट में, इस प्रिंसिपल में ये बात बोला गया है। इट मीन्स for the purpose of accounting, business and its owner are to be treated as two separate entity। इसमें बोला गया है कि जब भी अकाउंटिंग हम करेंगे बिजनेस को अलग मानेंगे और एंटिटी को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अलग मानेंगे, ऑनर को अलग मानेंगे। बिजनेस को अलग मानेंगे और ऑनर को अलग मानेंगे, दोनों सेपरेट एंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी है। कीपिंग दिस इन व्यू, व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज अ कैपिटल, जैसे ऑनर ने कैपिटल लगाया तो इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। इसको क्या माना जाता है, लाइबिलिटी माना जाता है ऑफ द बिजनेस टू द ऑनर। ऐसा माना जाता है कि ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है कि ऑनर को पैसा वापस करना। हैंस हेयर ऑन सेपरेटिटी ऑनर इज एज्यूम्ड टू बी गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी दैट इज बिजनेस यूनिट्स। ऐसा माना जाता है कि एक एंटिटी ने दूसरे एंटिटी को पैसा दिया, मतलब एक एंटिटी ने दूसरे एक एंटिटी को पैसा दिया है, तो ऐसा मान के रिकॉर्ड किया जाता है। सिमिलरली व्हेन द ऑनर विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द बिजनेस, उसी तरह अगर ऑनर क्या करता है, ऑनर अगर विड्रॉ करता है कोई भी पैसा बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेज, अपने पर्सनल काम के लिए, तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, ड्राइंग मान लेते हैं। और इट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑन द ऑनर्स कैपिटल, और क्या करते हैं उसको, ऑनर के कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। एंड कंसिक्वेंटली रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस यूनिट्स। हम लोग जब भी अकाउंट मेंटेन करते हैं, जब भी अकाउंट में मेंटेन करते हैं तो हम किसके तरफ से सोचते हैं, बिजनेस यूनिट के तरफ से सोचते हैं, ऑनर के तरफ से हम नहीं सोचते हैं। नॉट दैट ऑफ द ऑनर, ऑनर के तरफ से इसको नहीं सोच के रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हम अकाउंट्स किसके लिए बनाते हैं, ऑनर का नहीं बनाते हैं, हम बिजनेस का अकाउंट्स बनाते हैं। The personal assets and liability of the owner are therefore not considered while recording and reporting the assets and liability of the business। इसलिए बिजनेस का जब एसेट्स एंड लाइबिलिटी का रिकॉर्डिंग होता है तो वहाँ पे ऑनर के पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी उसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। सिमिलरली
पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर, ऑनर का जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, जैसे घर के लिए उसने कुछ ट्रांजेक्शन किया, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। हाँ, रिकॉर्ड करेंगे अगर बिजनेस से पैसा इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, बिजनेस के पैसे से अगर वो पर्सनल ट्रांजेक्शन किया है तब हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे वो पर्सनल ट्रांजेक्शन अपने पैसे से किया है तो उसका हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट्स में ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। मतलब इस एंटिटी कंसेप्ट्स का यही मतलब है कि ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में बोला गया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन और हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी का रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब जिसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसका रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में नहीं होना चाहिए। ऑल सच ट्रांजेक्शन और हैपनिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मनी, मनी में जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, क्रिएटिविटी ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमॉन्ग पीपल, इन सब चीज़ों को हम मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। Another important aspect of this concept of money measurement is that the record of transaction are to be kept not in the physical unit. फिजिकल यूनिट में हम किसी भी चीज़ का रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अकाउंट इस कंसेप्ट में ये बात बोला गया है, किसी भी चीज़ का फिजिकल यूनिट में रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन फैक्ट्री में कितना, मान लो 2 एकड़ लैंड है, बिल्डिंग में 10 रूम है, 30 पर्सनल कंप्यूटर है, 30 ऑफिस चेयर है, टेबल है, बैंक बैलेंस 5 लाख का है, रॉ मटेरियल 20 टन का है, 10 कार्टन फिनिश गुड्स है। तो यहाँ पे ये फिजिकल यूनिट है, ये सारे जो हैं सिर्फ बैंक बैलेंस को छोड़ के ये सारे क्या हैं, फिजिकल यूनिट है। तो फिजिकल यूनिट का रिकॉर्डिंग नहीं करना है, इसका मनी यूनिट का रिकॉर्डिंग करना है। जैसे 2 एकड़ लैंड है तो मान लो अब 2 एकड़ लैंड 20 करोड़ का है तो 20 करोड़ लिखना है। 30 कंप्यूटर है, 30 कंप्यूटर अगर 5 लाख का है तो 5 लाख लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें फिजिकल यूनिट में रिकॉर्डिंग नहीं करना है। इस कंसेप्ट में ये बात बोला गया है, स्टेट किया गया है कि फिजिकल यूनिट में हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करना है, मनी यूनिट में करना है। These assets are expressed in different unit, so cannot be added to give any meaningful information about the total worth of business. तो अगर हम फिजिकल यूनिट में लिखते हैं, कोई एकड़ में है, कोई यूनिट में है, कोई टन में है, तो इससे हमें अपने बिजनेस का सही जो है टोटल वर्थ का पता नहीं चल पाएगा। फॉर अकाउंटिंग पर्पज देयरफॉर दीज आर शोन इन मनी टर्म्स, इसलिए इनको क्या किया जाता है, मनी टर्म में शो किया जाता है, रुपीज़ और पैसे में लिखा जाता है, जिससे टोटल वर्थ ऑफ बिजनेस पता चल सके। क्योंकि अगर हम इनको फिजिकल यूनिट में लिखेंगे तो टोटल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन रुपीज़ एंड पैसे, जब वो हुआ है तब ट्रांजेक्शन को रुपीस और पैसे में लिखा जाता है। मनी मेजरमेंट एजम्पशन इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ड्यू टू द चेंज इन प्राइस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस चेंज होता रहता है, चेंज जो ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ रुपी टुडे ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइस इज मच लेस देन दैट व्हाट इट इज सेट 10 years बैक। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपया का जो वैल्यू था, क्या आज भी 10 लाख रुपये का वही वैल्यू है? नहीं। आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपया में जितना सामान हम खरीद सकते थे आज उतना नहीं खरीद सकते, लेकिन मनी मेजरमेंट में उसी वैल्यू पे हमें दिखाना है। तो उसी वैल्यू पे अगर दिखाना है तो ट्रू वैल्यू नहीं है। इस कंसेप्ट का ये लिमिटेशन है। देयरफॉर इन बैलेंस शीट व्हेन वी एड डिफरेंट एसेट्स बॉट इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, से बिल्डिंग हमने खरीदा 1995 में, बिल्डिंग 1995 में खरीदा 2 करोड़ का, और 2005 में हमने एक प्लांट खरीदा 1 करोड़ का। दोनों को हम एक साथ बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों 1995 का जो 2 करोड़ है और 2005 का 1 करोड़ है, दोनों का एक जैसा नेचर नहीं है, दोनों अलग अलग टाइम में हुआ है, तो हिट्रोजेनस है, विच कैन नॉट बी क्लब टुगेदर। तो इनको एक साथ नहीं लिखना चाहिए था। तो एज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन मनी का जो चेंज हुआ है वो बुक ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो द अकाउंटिंग डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज। इसलिए जो अकाउंटिंग डेटा है वो सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है एंटरप्राइज का। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये बात बोला गया है कि ये एज्यूम किया गया है कि बिजनेस जो है वो एक कंटिन्यूसली कैरी आउट होगा इनडिफिनेटली, मतलब ऐसा मान के चला जाता है कि हमने जो बिजनेस सेटअप किया है वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा, फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा, वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द, मतलब बिजनेस जो है फोर्सिबल फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होगा। इस कंसेप्ट में ये माना जाता है कि ये जो बिजनेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, ऐसा मान करके इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। इसीलिए इस एजम्पशन में ये हमें एसेट्स रिकॉर्डिंग के लिए एक बेस मिलता है। बैलेंस शीट में जो हम एसेट्स का रिकॉर्ड करते हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन वी परचेज, जब हम लोग एक एसेट्स खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने एक कंप्यूटर खरीदा है 50,00,000 रुपये में, तो हम इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, इस कंप्यूटर का बेनिफिट हमें मान लो मिल रहा है 5 साल तक, तो इट विल नॉट बी फेयर टू चार्ज द होल अमाउंट ऑफ 50,000 फ्रॉम द रिवेन्यू ऑफ द ईयर। तो हम लोग कोई 50,000 को एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं, 50,000 को हम बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हमें बेनिफिट तो कई सालों तक मिलना है। तो विच द एसेट्स ऑफ परचेज, इंस्टेड दैट पार्ट ऑफ द एसेट्स विच हैज बीन कंज्यूम्ड और यूज ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी चार्ज फ्रॉम द रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। तो इसीलिए देखो, अब एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ऐसा मान लिया बिजनेस चलता रहेगा, तो एसेट भी 5 साल तक यूज करेंगे, 5 साल तक यूज करेंगे तो इस साल का एक्सपेंस तो है नहीं, तो वो जो 50,000 है वो क्या है 5 ईयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो एवरी ईयर 10,000 करके हमारा उससे एक्सपेंस होगा, चाहे यूज मानेंगे हम उसको। तो पूरा 50,000 हम नहीं दिखाएंगे, हम 10,000 करके एवरी ईयर हम रिवेन्यू में उसको दिखाएंगे, एक्सपेंस में दिखाएंगे। The assumption regarding continuously business allow us to charge from the revenue of a period only that part of asset which has been consumed। जो एसेट्स हमने कंज्यूम किया है और यूज किया है रिवेन्यू अर्न करने के लिए, दैट पीरियड कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग अमाउंट इन नेक्स्ट पीरियड। अब जैसे 50,000 में से हमने 10,000 एक साल में यूज किया, तो एक साल में हम 10,000 दिखाएंगे, 40,000 नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर देंगे ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। जैसे मान लेते हैं वी मे चार्ज 10,000 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस एसेट्स को जो हमने कंप्यूटर खरीदा है इसको 10,000 करके हर साल हम पीएल अकाउंट में एज ए लॉस दिखाएंगे, एज ए यूज दिखाएंगे। तो इन केस द कंटिन्यूस एजम्पशन इज नॉट देयर, अगर मान लो यही इस एजम्पशन को हम फॉलो नहीं करते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को नहीं फॉलो करते, तो क्या करते हैं पूरा का पूरा 50,000 हम पीएल अकाउंट में दिखा देते हैं और उस साल का वो एक्सपेंसेस हो जाता। विल नीड टू चार्ज फ्रॉम द रिवेन्यू ऑफ द ईयर इन विच द एसेट्स वाज परचेज। जिस साल एसेट्स परचेज किया उसी साल रिवेन्यू में दिखा देंगे पीएल अकाउंट में, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग करते क्या है, उसको कई सालों तक एज अ डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स। हर बिजनेसमैन एक अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करता है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है एक स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस शीट जिस पीरियड के एंड में बनता है उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो such information is required by different user at regular interval of various purpose, as no firm can wait for long to know the financial result, as various decisions are to be taken at regular interval on the basis of such information। हर यूजर को एक डिफिनिट पीरियड के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो एक लंबे समय तक मान लो हम 5 साल बाद बनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग को हर साल क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड यूजर को शो करना पड़ेगा। तो एक साल एज्यूम करना पड़ेगा, तो वो साल क्या हो सकता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, या 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है। तो कोई एक, दोनों में से कोई एक फॉलो करना पड़ता है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स बोलते हैं, ताकि यूजर को एक डेफिनेट पीरियड का डिटेल मिल सके। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे बनाए जाते हैं, जैसे पीरियड ऑफ 1 ईयर, हर साल बनाए जाते हैं ताकि टाइमली इंफॉर्मेशन जो है यूजर को मिल सके। दिस इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, जैसे जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च। द कंपनी एक्ट जो बोलता है और इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बोलता है कि इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली, हर साल इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ सकता है। जैसे अगर कोई पार्टनर अगर बिजनेस से रिटायर हो रहा है
तो उसका कितना हिस्सा है वो निकालने के लिए हमें 1 साल से कम 12 मंथ से कम के लिए भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो कंपनियां हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होती हैं, सारी कंपनियां नहीं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनको क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करना पड़ता है कि कितनी प्रॉफिट हुई, उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ। तो उनको फिर हर 3-3 महीने पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड 1 साल के लिए बनता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बीच में भी बन सकता है। और अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसको तो हर 3-3 महीने पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट्स। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट्स। इस कंसेप्ट में बोला गया है कि जितने भी एसेट्स हैं उनको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, जो भी परचेज प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसमें कॉस्ट ऑफ खरीदने का खर्च, उसको ट्रांसपोर्ट पे लाने का खर्च, इंस्टॉल करने का खर्च और उसको एसेट्स को रेडी टू यूज करने में जो खर्च हुआ सब इंक्लूड हो। मतलब सारे एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, मार्केट प्राइस पे नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, जून 2005 में 50 लाख का हमने प्लांट खरीद लिया, जिसको 10,000 उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो गया और 15,000 उसके रिपेयर पे खर्च हो गया, उसको रनिंग पोजीशन में लाने के लिए 25,000 उसको इंस्टॉल करने में खर्च हो गया। तो टोटल अमाउंट विच द प्लांट वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए कितना, टोटल 50,50,000, सारे खर्चे मिला करके 50,50,000 रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसको हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट के जैसा है, विच हैज बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, तो इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज। अब इस कंसेप्ट पे जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं होता है, वही प्राइस आज से 50 साल पहले अगर 100 रुपये में ज़मीन खरीदे हैं तो वही 100 रुपया आज भी बैलेंस शीट में दिखेगा, तो क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस में हमें रिकॉर्ड करना है, मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो एडॉप्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट brings in objectivity in recording as a cost of acquisition easily verifiable from the purchase document। इस तरह से कॉस्ट कंसेप्ट पे अगर कोई चीज़ का हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। आज से 50 साल पहले जो ज़मीन खरीदे हैं उसको अगर वेरीफाई करेंगे, हम वाउचर से वेरीफाई करना चाहें तो आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाउचर में तो वही कॉस्ट होगा जो जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा है। तो इसीलिए कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसको आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। द मार्केट वैल्यू बेसिस ऑन द अदर हैंड इज नॉट रिलायबल, मार्केट वैल्यू बेसिस रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो मेक द कंपेरिजन बिटवीन वन पीरियड टू अनदर पीरियड डिफिकल्ट, अगर एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच कंपेरिजन करना है तो वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस में आसानी से कंपेरिजन हो जाता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, ये सही वैल्यू नहीं बताता है बिजनेस का एंड में लीड टू हिडन प्रॉफिट, और हिडन प्रॉफिट क्रिएट करता है। जैसे 50 हज़ार का हमने 20 साल पहले 50,000 का ज़मीन खरीदा है तो अभी 50,000 ही दिखाएगा, तो इससे क्या होगा, हम मार्केट में उसका 50 लाख वैल्यू हो गया है तो हमारा तो प्रॉफिट हो गया, 45 लाख का प्रॉफिट हो गया, सॉरी 49,50,000 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हिडन प्रॉफिट क्रिएट होता है इसके कारण। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस, अगर प्राइस राइज होता है, द मार्केट वैल्यू और द कॉस्ट which the assets can be replaced are higher than the value at which these are shown in the books of account, leading to hidden profit, इसके कारण hidden profit create होता है। लास्ट है ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में ऐसा बोला गया है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होना चाहिए, शुड देयर फुड बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेस, हर ट्रांजेक्शन 2 जगह रिकॉर्ड होना चाहिए, दो अकाउंट पे उसका इफेक्ट होना चाहिए। जैसे राम स्टार्ट किया बिजनेस, 50,000 रुपया बिजनेस, 50 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, तो एसेट्स इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ 50,000, एट द सेम टाइम ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ उसी अमाउंट से। तो इट मे बी सीन दैट द 2 आइटम्स गॉट इफेक्टेड ट्रांजेक्शन, कैश इफेक्ट हुआ और कैपिटल इफेक्ट हुआ, 2 चीज़ पे इफेक्ट हुआ, इसी को ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे दिस टाइप्स ऑफ ड्यूल इफेक्ट टेक प्लेस इन केस ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है, इसी को ड्यूलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। द ड्यूलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको शो किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इन अदर वर्ड्स द इक्वेशन स्टेट दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम ऑफ ऑनर एंड द आउटसाइडर, हमेशा एसेट्स जो होता है वो क्या होगा,
ऑनर के क्लेम और आउटसाइडर के क्लेम, ऑनर का क्लेम दैट इज कैपिटल और आउटसाइडर का क्लेम दैट इज लायबिलिटी के बराबर होता है। टोटल एसेट्स इक्वल टू हमेशा क्या होगा, ऑनर क्लेम प्लस आउटसाइडर क्लेम के बराबर होगा। द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन सच ए मैनर दैट इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज मेंटेन। हमेशा ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमेशा ये मेंटेन रहता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा बराबर होता है। The two-fold effect in respect of all transactions must be duly recorded in books of accounts of the business. In fact, this concept forms the core of duality double entry system of accounting. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का ये कोर है, मतलब इसी के बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग की जाती है। इसी के साथ ही अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का पार्ट 1 हमने यहीं समाप्त किया। थैंक यू वेरी मच।